Hello students, welcome to iExamB. This is Sonal Saklani. एंड इन आवर सीरीज ऑफ टॉप 500 क्वेश्चंस जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस लेते हैं आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनको टारगेट करते हुए, उसी सीरीज़ को अभी कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रोमेट्रोलॉजी. ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजी मतलब कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जो भी आपका अलग अलग एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनको मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक इंडिकेटर्स को मेजर करने के लिए, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले. तो ऑल्दो आपको लगेगा कि ये टॉपिक बहुत माइनर सा है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, एक दो क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन आते हैं एग्ज़ाम्स में. ठीक है, और एक दो क्वेश्चन से भी कभी कभी आपकी मेरिट ऊपर नीचे चली जाती है, कट ऑफ पार भी हो जाती है, कट ऑफ रह भी जाती है. सो इम्पॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चंस भी ध्यान देना आपको. ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. 15 क्वेश्चन है, फटाफट से इनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ठीक है, शॉर्ट और क्रिस्प रखेंगे इस वीडियो को ताकि 50% फास्टर आपकी प्रिपरेशन रहे. फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द वेदर रिलेटेड फिनोमिना. वेदर रिलेटेड फिनोमिना क्या होते हैं, जैसे कि रेन है या लाइटनिंग है या फिर फॉग, विंड्स, ये सारे जो होते हैं ये कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर है, फिर हमारा थर्मोस्फेयर है. सो कौन सी लेयर में होती है, इट इज़ इन दी ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर तक की हाइट तक. ठीक है, जो इक्वेटर वाला जोन है, इक्वेटर वाला जो रीजन है, वहाँ पर 16 किलोमीटर हाइट तक रहता है. क्यों? क्योंकि इक्वेटर वाला जो जोन है वहाँ पर हीट ज़्यादा होती है, और हीट की वजह से जो गैसेस हैं वो ज़्यादा एक्सपैंड करती हैं, ज़्यादा आप बोल सकते हैं एलिवेशन तक रहती है. तो इसीलिए 16 किलोमीटर तक इक्वेटर जोन पे, और जो पोल वाला रीजन है वहाँ पर क्योंकि ठंडा रहता है, कंडेंस्ड फॉर्म में रहती हैं, इसलिए 8 किलोमीटर तक वहाँ पर एक्सटेंड करता है हमारा ट्रोपोस्फेयर. उसके बाद हमारा स्ट्रेटोस्फेयर होता है, ये अराउंड 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है. ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. सो यूवीबी रेडिएशंस जो कि हार्मफुल होती हैं ह्यूमन के लिए, वो रेडिएशंस को कौन कंट्रोल करता है, ओजोन की लेयर. और ये ओजोन की लेयर जनरली 20 किलोमीटर, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली 20 किलोमीटर पे इसका पूरा एक लेयर रहता है, बट आप बोल सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स की हाइट पे इसकी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और वो 20 किलोमीटर हाइट किस में आता है, हमारा स्ट्रेटोस्फेयर पे. ठीक है, अब ये जो ओजोन है जब तक ये ऊपर रहती है, एटमॉस्फेयर में रहती है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है. अगर ये नीचे आ जाए तो ह्यूमन के लिए ये डेंजरस हो सकती है. ठीक है, सो ओजोन लेयर हमारा जब तक एटमॉस्फेयर में ऊपर है तब तक ही हमारे लिए हेल्पफुल है टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवीबी रेडिएशंस, जो कि कैंसर कॉजिंग भी रेडिएशन हो सकती है. Next question is the instrument that is used to measure the incoming solar radiation. So total incoming solar radiations जो भी सन से आ रही हैं वो ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, कैप्चर करता है, मेजर करता है. एंड दिस इज बेसिकली अ पायरेनोमीटर. ऑलराइट, इसके अलावा हमारे पास अलग अलग और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दैट इज़ पेनिट्रोमीटर. पेनिट्रोमीटर बेसिकली क्या करता है कि सॉइल में कितना आप पेनिट्रेट कर सकते हो, कितना रेजिस्टेंस सॉइल दे रही है. मतलब अगर कोई भी हमारा इम्प्लीमेंट है, हम टिलेज के लिए इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं या फिर और किसी चीज़ के लिए जो भी इम्प्लीमेंट्स हम यूज़ करते हैं, उनको कितना रेजिस्टेंस दे रही है सॉइल, उस रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए पेनिट्रोमीटर होता है. और ये क्वेश्चन IBPS AFO में आ रखा था 2018 में कि पेनिट्रोमीटर मतलब ऑप्शन में दिया था, सेंटेंस दिया गया था कि सॉइल का रेजिस्टेंस कौन मेजर करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज हाइड्रोमीटर. हाइड्रोमीटर बेसिकली लिक्विड्स का आप बोल सकते हो डेंसिटी मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर यूज़ किया जाता है. टेंसियोमीटर सॉइल का मॉइस्चर टेंशन मेजर करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं. द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड टू द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड ऑन द सरफेस इज टर्म्ड एज. सो टोटल जो रेडिएशंस आती हैं सन से, वो कुछ तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं बाय द अर्थ, कुछ रेडिएशंस क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक अलग अलग सरफेसेस से. क्रॉप सरफेस से हो सकता है, सॉइल सरफेस से हो सकता है, या स्नो कहीं पर होती है, स्नो सरफेस से. सो इसलिए अलग अलग जो हमारे सरफेसेस हैं उनका अलग अलग एल्बीडो होता है, इसको एल्बीडो कहा जाता है. ठीक है, सो एल्बीडो इज बेसिकली दैट रेशियो.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस किस रेंज की वेवलेंथ में होती है? मतलब जो हमारे पौधे हैं, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, वो पूरी जो टोटल इनकमिंग रेडिएशंस है वो सारी यूज़ नहीं करते हैं। वो एक रेंज, दैट इज़ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेंज जो है एटमॉस्फेयर, आप बोल सकते हो कि जो टोटल रेडिएशंस आ रही है उसमें से सिर्फ एक रेंज है, उसको ही, उसी वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस की जो अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं उसमें से भी ये जो PAR होता है ये कौन एब्जॉर्ब करता है? जो पिगमेंट्स होते हैं ना, क्लोरोफिल A हो गया, क्लोरोफिल B है, जेंथोफिल्स हैं, कैरोटिनॉइड्स हैं, ये सारे पिगमेंट्स ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर यूटिलाइज करते हैं इन द लाइट रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन के बाद क्या होती है हमारी डार्क रिएक्शन। तो वो तो होगी फोटोसिंथेसिस की बात। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि PAR किस रेंज में होता है। तो PAR होता है 400 to 700 नैनोमीटर की रेंज में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस? सो एवेपोरेशन लॉसेस जो सॉइल सरफेस से होते हैं और ट्रांसपिरेशन लॉसेस जो कि प्लांट से होते हैं। प्लांट्स का जो भी फोलियर आप बोल सकते हो फोलियर पार्ट्स होते हैं, लीव्स होती है उसकी या फिर उसकी स्टेम होती है, उसमें से थ्रू ट्रांसपिरेशन लॉसेस होते हैं बहुत सारे। तो ये मेजर करने के लिए हमारे पास होता है लाइसीमीटर। ठीक है, ये पूरा एक सेटअप होता है जिसको आप बोल सकते हो एक फील्ड एरिया में लगाते हैं एंड वहाँ पर ये लाइसीमीटर पूरा ये सेटअप लगाया जाता है इन ऑर्डर टू मेजर द कितना एवेपोट्रांसपिरेशन लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, बाकी टेंशियोमीटर मैंने आपको बता दिया था, पेनिट्रोमीटर भी बता दिया था। एल्टीमीटर इज़ बेसिकली यूज टू मेजर दी ऑल्टीट्यूड या आप बोल सकते हो किसी भी एरिया का, कोई कहीं भी आप जाते हो तो वहाँ पर हाइट मेजर करने के लिए, जैसे हिली एरियाज़ में हम जाते हैं वहाँ पर लिखा रहता है ना कि इतना मीन सी लेवल से इतना हाइट है इसकी, तो वो ऑल्टीमीटर से मेजर किया जाता है। वेयर एज अगर हम प्लांट्स का देखें कि प्लांट्स की ग्रोथ या प्लांट की हाइट कैसे मेजर की जाती है, तो उसके लिए वी हैव क्रेस्कोग्राफ यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? इट इज़ इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट? सो सॉइल मॉइस्चर टेंशन मेजर करने के लिए वी हैव डिफरेंट इक्विपमेंट्स। वैसे तो आप बोल सकते हो कि हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोब होता है, वो उससे भी मेजर किया जाता है। ठीक है, अलग अलग रेजिस्टेंस ब्लॉक होते हैं, उससे भी मेजर किया जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से वी हैव द टेंशियोमीटर जो कि सॉइल मॉइस्चर को मेजर करता है, सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करता है। और ये टेंशियोमीटर आप यहाँ पर से देख सकते हो, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, नीचे इसमें सेरेमिक कप होता है। ठीक है, एंड दिस इज़ बेसिकली सूटेबल फॉर जनरली जो सैंडी सॉइल्स होती हैं या फिर आप बोल सकते हो लाइट सॉइल्स जो होती हैं उसके लिए सूटेबल है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सलाइन सॉइल्स होती हैं या फिर क्लेई सॉइल है वहाँ पर ये मेजर नहीं कर पाता है। अब मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि इस किस रेंज तक ये मेजर करता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन। ठीक है, देन वी हैव द एनोमोमीटर। एनोमोमीटर बेसिकली विंड वेलोसिटी मेजर करता है, विंड की वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से विंड मूव कर रही है, और विंड की डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? विंड वेन। ठीक है, देन वी हैव बैरोमीटर। बैरोमीटर बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए या फिर एयर का प्रेशर जो है वो मेजर करने के लिए होता है। लक्स मीटर जो है, लक्स मीटर इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट को मेजर किया करते हैं इससे, या फिर कोई भी लाइट है उसकी इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है लक्स मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। द सिचुएशन इन विच हाइड्रोलॉजिकल रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, स्ट्रीम्स, रिवर्स, रिजर्वर, जहाँ पर भी वाटर कलेक्ट रहता है या वाटर जहाँ से हम लेते हैं, वो सारे हाइड्रोलॉजिकल रिसोर्सेज ड्राई अप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द मार्क डिप्लीशन ऑफ सरफेस वाटर। सो अलग अलग टाइप के हमारे ड्रॉट्स होते हैं, उसमें से ही एक है दैट इज़ द हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट इस वजह से, मतलब हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कब होता है? जब
सारे तालाब वगैरह सूखने लगते हैं। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है कि ड्रॉट अलग अलग टाइप के कौन कौन से होते हैं, तो आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हो, इन सब का डिस्क्रिप्शन उसमें दिया गया है, ठीक है। वैसे भी मैं आपको बता दूं मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है, जब रेनफॉल कम हो जाती है, जो मीन डेविएशन है उससे ट्वाइस जब रेनफॉल कम होती है, दैट इज़ द मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। और फिजियोलॉजिकल ड्रॉट होता है जब सलाइन कंडीशंस होती हैं, मतलब वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है लेकिन जो हमारा प्लांट है वो अपटेक नहीं कर पा रहा है वाटर बिकॉज ऑफ दी, आप बोल सकते हो कि किसी ऐसे बहुत ज़्यादा अगर सलाइन है वाटर तो उस वजह से ये वाटर अपटेक नहीं कर पाता है हमारा प्लांट, ठीक है। सो दैट इज़ अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, सॉरी ड्रॉट नॉट डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा डेंसेस्ट पार्ट या फिर आप बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा गैसेस कहाँ पाई जाती हैं, दैट इज़ द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में अराउंड 85% ऑफ द गैसियस मास जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। इसके ऊपर जो डेंसिटी है वो कम होने लगती है, ठीक है। इसीलिए जो जेट्स वगैरह होते हैं वो जनरली स्ट्रेटोस्फेयर में उनको उड़ाया जाता है क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस कम होता है, एयर रेजिस्टेंस कम होता है, ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादा होती हैं गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन नाबार्ड। अभी जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो कहीं ना कहीं कोई स्टेट के एग्ज़ाम्स में आए हैं या फिर वो एनएससी के एग्ज़ाम में थे या फिर वो आईपीएस एएफओ के एग्ज़ाम में थे, वो तो अलग अलग एग्ज़ाम्स से मैंने आपके लिए क्वेश्चंस ये निकाले हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये नाबार्ड में आया था। रेनी डे इज़ कॉल्ड व्हेन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड इन 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में जब 2.5 mm रेनफॉल ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा जब होगी रेनफॉल तभी हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, रेनी डे कंसिडर किया जाता है। अगर कम होगी तो नहीं कंसिडर किया जाता, ठीक है। और रेनफॉल हम किससे मेजर करते हैं, रेन गॉज होता है एक इंस्ट्रूमेंट, उससे बेसिकली रेनफॉल मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ क्लाउड्स कॉज रेनफॉल मेजरली कौन से टाइप के क्लाउड्स रेनफॉल कॉज करते हैं, सो दोज आर दी क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। और एक होता है क्यूमुलोनिम्बस टाइप के क्लाउड्स होते हैं और एक होता है निम्बोस्ट्रैटस, ठीक है। सो दोनों में ही आप देख सकते हो कि निम्बो वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो निम्बो जो वर्ड है दिस इज बेसिकली अ लैटिन वर्ड, लैटिन से ये डिराइव किया जाता है और इसका मतलब ही रेनफॉल होता है। सो जहाँ पर भी निम्बू वर्ड आपको प्रीफिक्स या सफिक्स में अगर मिलेगा तो मतलब कि वो रेन से एसोसिएटेड है, वो वाले क्लाउड्स हमारे रेनफॉल कॉज करते हैं। तो एक क्यूमुलोनिम्बस हो गया और एक निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड्स हो गए, दोनों ही रेनफॉल कॉज करते हैं। Next question is, medium range weather forecast is valid for how much of periods? This question was also asked in NSC में था ये, हाँ NSC में था ये क्वेश्चन कि मीडियम रेंज ऑफ वेदर फोरकास्ट कितने दिन तक ये वैलिड रहता है। जो IMD से ये 3 तरह के हमारे वेदर फोरकास्ट आते हैं, शॉर्ट होता है, एक मीडियम होता है, एक लॉन्ग रेंज का वेदर फोरकास्टिंग होती है, ठीक है। तो जो शॉर्ट डे होता है हमारा, आप बोल सकते हो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, वो जनरली 1 से 2 दिन तक की होती है, 24 आवर्स से 72 आवर्स तक भी आप बोल सकते हो, 1 से 3 दिन तक की वो प्रिडिक्शन करता है, ठीक है। उससे ज़्यादा 3 to 10 डेज की जो फोरकास्टिंग होती है उसको हम मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग में डालते हैं। और नेक्स्ट हमारा मोर देन 10 डेज होगा तो फिर वो लॉन्ग वेदर फोरकास्टिंग होगा। और ये अलग अलग जो लोग हैं, जैसे फार्मर्स हैं, फार्मर्स को चाहिए होता है सोइंग के लिए, अगर उनको डिसाइड करना होता है कि किस टाइम पे हम सोइंग करें या फिर किस टाइम पे हार्वेस्टिंग करें, तो उनके लिए वेदर फोरकास्टिंग की जाती है। और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि इससे इफेक्ट होते हैं, तो उन सब के लिए वेदर फोरकास्टिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ में गलती करते हैं, इट इज़ नॉट इंडियन, इट इज़ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। सो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जब फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुआ था, इट वाज इस्टेब्लिश इन 1875 और उस टाइम पे ये
कोलकाता, उस टाइम पे उसे कैलकाटा कहा जाता था, अब कोलकाता कहा जाता है, तो वहाँ पर ये एस्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद ये पुणे में गया, ठीक है, और फाइनली अब ये न्यू दिल्ली में। तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं कि पुणे मार्क करके आ जाते हैं, पुणे नहीं है आंसर, आंसर है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में ये भी इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, सो IMD का हेडक्वार्टर, ठीक। सो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर यू जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं एग्रोमेट से रिलेटेड। अब आपको अगर यही एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, आपके NSC का एग्ज़ाम हो गया, CWC, IBPS AFO या IFCO की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारी iExamB की साइट पे आके फ्री मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो, फ्री में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।